हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को और वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि वो कोई केमिकल जो बॉन्ड होता है उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया या किसी भी एटम के अंदर जो मैग्नेटिक करेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, या उसका जो भी ओवरऑल मैग्नेटिक करेक्टर होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन सभी पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इसीलिए एक नई थ्योरी डेवलप की गई जिसको नाम दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है हमें? तो सबसे पहले ये जो किसी भी केमिकल बॉन्ड के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में, एक्यूरेट वैल्यू बताने में काफ़ी हेल्प करती है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे हम ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है? अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस के ऊपर पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप हुई है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ये बात करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस बारे में ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता है। तो ये क्या बताता है कि जब भी, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि दो एटम को अगर आपस में बॉन्ड बनाने हैं तो उन दो एटम के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जो दो एटम हैं उनके बीच में बॉन्ड बनना है, तो जब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो अपनी पहले वाली आइडेंटिटी थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स में, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोला जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद ये थर्ड पॉइंट पहले हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओ यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर ओवरलैपिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब एग्जैक्टली जो हाफ होंगे, जैसे हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो उन 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी और उनको नाम दे दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। अब जो बचे हुए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उनको नाम दिया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अनस्टेबल होते हैं।
तो कहने का मतलब कि जितने भी हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से हाफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिनको बोलते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, और बचे हुए हाफ जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब एक पॉइंट और हम देखते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं। अब मोनोसेंट्रिक का मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के जो न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, कि हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल होगा वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस में ही रहेगा। जैसे ये दो हाइड्रोजन के एटम है, इसमें हाइड्रोजन का ये जो 1s ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये जो 1s ऑर्बिटल है ये सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जिस भी एटम का वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है सिर्फ उसी के न्यूक्लियस का प्रभाव पड़ता है उस एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर। लेकिन जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके ओवरलैपिंग से ये हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया। ये जो है ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ वन न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में रहता है, केवल एक ही न्यूक्लियस का प्रभाव पड़ता है एटॉमिक ऑर्बिटल पे। लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, पॉलीसेंट्रिक का मतलब कि मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स उन दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में रहता है। तो इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक होते हैं। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर वो बिल्कुल उसी तरीके से कराई जाती है जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। और जब हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे हुंड्स रूल पढ़ा था, अबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो ये सेम रूल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो ये हमने यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं। पूरी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे डेवलप हुई है। तो अब हम ओवरऑल एक मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल को, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल होते हैं मोलिक्यूल के अंदर। एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर ही मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में ही फिल किए जाते हैं। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे मैथमेटिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो मैथमेटिकली इस प्रोसेस को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो फॉर्मेशन होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर इसको LCAO प्रिंसिपल भी बोलते हैं, LCAO प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या बताता है हमें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो अभी हम इसको समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल A है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल B है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिजाइड करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह रहता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव फंक्शन लेते हैं। ये हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था उसमें डिस्कशन किया था इस बारे में। तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल A है, तो A एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेव फंक्शन लिया है साई A। तो साई A क्या बताता है हमें, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ A एटॉमिक ऑर्बिटल, कि A एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव फंक्शन है उसको साई A बोला है। सेम इसी तरीके से साई B क्या बताता है कि B एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शन है यहाँ पे साई B। अब हमें पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए हमारे पास, साई मतलब एक A एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक B एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं। तो जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने का मतलब कि इनके जो वेव फंक्शन है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक वेव फंक्शन होगा जिसको मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे जब A एटॉमिक ऑर्बिटल और B एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए, अगर A एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन जो है वो और B एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके वेव फंक्शन अगर दोनों सेम फेज में है तो जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे। सेम फेज का मतलब इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट वेव फंक्शन का साइन दोनों का सेम हो, इसका प्लस तो इसका भी इधर प्लस, ठीक है। तो जब ये दोनों सेम फेज में होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे। और इन दोनों के ऐड होने से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा उसको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव फंक्शन होगा उसको हमने फाई बी से रिप्रेजेंट किया है। फाई बी का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है ये। तो जब ये दोनों सेम फेज में होंगे और ये एटॉमिक ऑर्बिटल A का वेव फंक्शन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल B का वेव फंक्शन है और ये दोनों सेम फेज में है, इसका जो साइन है और इसका ये जो साइन है सेम है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो साई A प्लस साई B हो जाएगा। और जब ये दोनों वेव फंक्शन ऐड होंगे तो ये वेव फंक्शन, इनमें दोनों का ये जो एम्पलीट्यूड है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो बॉन्डिंग मोलिकुलर वेव फंक्शन है साई बी यहाँ पे है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो फाई बी हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है उसका वेव फंक्शन फाई बी ये हमारा है साई ए प्लस साई बी।
तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का हमें वेव फंक्शन पता चल गया। अब अगर हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फाइंड आउट करना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो हमें ये पता है कि जब वेव फंक्शन को हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है वो पता चल जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होती है? स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन फॉर दैट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसका वेव फंक्शन हमें पता चल गया। फाई बी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो किसके इक्वल है? साई ए प्लस साई बी। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में पता करना है तो फाई बी का स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर होगा तो इक्वेशन 1 से हमें पता है फाई बी किसके इक्वल होता है? साई ए प्लस साई बी। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी, 2 साई ए इंटू साई बी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, वो क्या है कि देखो, जब हमारे पास हम ये मान रहे थे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है ए और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बी, जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इसका वेव फंक्शन था साई ए, इसका वेव फंक्शन था साई बी। साई ए के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? साई ए स्क्वायर। और ये जो बी एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? साई बी स्क्वायर। जब ये दोनों ओवरलैप करके अगर ये बॉन्ड बनाते तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती? साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर। ठीक है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में ओवरलैप करते तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई है और साई ए के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमें पता करनी है अगर इस एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो वो साई ए स्क्वायर होती है। और बी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? साई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम दोनों ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाती, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाती, इसकी साई ए स्क्वायर है, इसकी साई बी स्क्वायर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होनी चाहिए थी? साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को नहीं मान रहे थे तो, लेकिन अब हम क्या मान रहे हैं कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है साई बी। और मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? अब साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई इंटू साई बी। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, ये जब ये दोनों ऐड होंगे तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आई है ये ज्यादा है हमारी, कितनी ज्यादा है? 2 साई ए इंटू साई बी। The probability of finding the electron in bonding molecular orbital is greater than that in either atomic orbital psi A और psi B। अगर ये हमारे दोनों ऐड होते सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल तो दोनों की टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल मान रहे हैं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। इतना तो है ही, प्लस में 2 साई ए इंटू साई बी। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है
तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप करने का मतलब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव है, वो इलेक्ट्रॉन की वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कर रही है। अगर इन इलेक्ट्रॉन वेव का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना था, क्योंकि दोनों वेव फंक्शन यहाँ पे ऐड हो गए थे। अगर इन इलेक्ट्रॉन वेव का इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज होने का मतलब कि इनका जो साइन है वो अपोजिट साइन है। यहाँ पे जो ए एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका वेव फंक्शन साई ए है और बी के अंदर ये साई बी है। इसका यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन वेव का जो इंटरफेरेंस हो रहा है ये अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा फाई ए बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई ए बी से। ए बी का मतलब एंटी बॉन्डिंग, तो फाई ए बी जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, साई ए माइनस साई बी, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन वेव है वो आउट ऑफ फेज है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन वेव का जो वेव फंक्शन है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन वेव के जो फेज है वो अपोजिट है, आउट ऑफ फेज है ये दोनों। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं यहाँ पे छोटे हो जाएंगे, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो नेट हमारी जो रिजल्टेंट जो वेव बनती है और रिजल्टेंट वेव के कोरस्पोंडिंग जो हमारा ऑर्बिटल होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे साई ए माइनस साई बी से। तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आ गया है। अब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि जब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इंक्रीज हो गई थी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन अब हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके इक्वल होती है, जो हमारा वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, और ये साई ए माइनस साई बी है इसीलिए तो माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आ गई है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम होती है। ये माइनस का साइन है यहाँ पे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है अगर उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐड करें तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर आएगा। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस में क्या है 2 साई ए इंटू साई बी है। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है अगर हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है।
लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी हाई होगी और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप का मतलब ये होता है कि उन ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव है, उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में रहते हैं, तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस होना, कि दोनों ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉन वेव होगी वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेगी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन वेव का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इलेक्ट्रॉन वेव्स का तो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये अभी हमने देख लिया है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है और वो लेस स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है तो अभी इसको हम देखेंगे कि जो हमारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने ये देखा है कि इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें और एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी ओवरलैपिंग से मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर BMO का मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है कि दोनों जो दो एटम हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में ओवरलैप किया है तो इन दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से जैसे ये दो न्यूक्लियस है हमारे, ठीक है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, तो ये दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इनसे ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है। तो ये जब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज हो गई। अब न्यूक्लियस के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में इंक्रीज हुई है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब आएगा तो ये इन दोनों को टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है यहाँ बीच में दोनों न्यूक्लियस के, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करके रखेगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई होती तो इस पे न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे रिपल्सन होती क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कहने का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में दोनों एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए जो ओवरऑल हमारा सिस्टम है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है हमने कि इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम, कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है,
कि जो दो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच में, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, ये दो एटम है, एक एटम का न्यूक्लियस ये है, एक का ये है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। और अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ गई तो इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि बीच में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लो, कि जो न्यूक्लियस के सेम चार्जेज के बीच में रिपल्सन थी वो खत्म हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। और अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर, कि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये इस न्यूक्लियस को भी पकड़ के रखेंगे और इस न्यूक्लियस को भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और इन न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस न्यूक्लियस को भी पकड़ के रखेगी, इसको भी। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि पूरा जो मॉलिक्यूल है, पूरा जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने की वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जिन स्टार्टिंग में जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, उन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्टार्टिंग वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक ये है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। अब इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी, इधर हम एनर्जी लिख रहे हैं तो इनकी एनर्जी तो इतनी है, यहाँ तक इस लाइन पे लाई कर रही है, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो गई इन दोनों के कंपैरिजन में। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है AO, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल होती है। कि जैसे ये दो न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है एक एटम का, एक ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो ये काफ़ी कम है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये काफ़ी कम है, और यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा था तो ये काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनकी रिपल्सन की वजह से जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जिस भी मॉलिक्यूल में इस टाइप से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस। की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, इधर लोकेटेड है, ये बड़ा साइज दिख रहा है इधर ये लोकेटेड है, लेकिन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखें तो काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसकी वजह से रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस इज वेरी हाई। न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है वो न्यूक्लियाई होता है। तो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। कि अब ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये डिस्टेबलाइज ही कर रहे हैं। ये जो इधर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनको बीच में होते तो स्टेबलाइज करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इधर दोनों न्यूक्लियस के जो बीच वाला स्पेस है उससे दूर प्रेजेंट है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को और जिस भी मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो हैं लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट नहीं है। अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होते तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते, क्योंकि जब ये बीच में प्रेजेंट होते तो इस न्यूक्लियस का रिपल्सन और इस न्यूक्लियस का एक दूसरे से जो रिपल्सन है वो डिक्रीज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज हायर इन एनर्जी देन एनी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो हमेशा हाई एनर्जी का होगा एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल जिनसे मिलके वो बना है। इसके बाद अभी हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, मोलिकुलर मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है, तभी हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो वो क्या कंडीशंस होती है अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहली जो कंडीशन ये है कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज, कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बीच में डिफरेंस काफ़ी हाई होगा तो हमारे वहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1s ऑर्बिटल किसी एटम का दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की यहाँ पे एनर्जी सेम है। लेकिन अगर 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के साथ या फिर 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करना चाहे तो ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1s की एनर्जी लो होती है, 2s की एनर्जी हाई होती है और इनकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस ये ज़्यादा है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं है, इसीलिए इनकी ओवरलैपिंग से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होंगे। तो एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट अभी हम देख रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट क्या बता रहे हैं हमें कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छे से तभी हो पाएगी जब उनकी ओवरलैपिंग एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही है। अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि सपोज हम ये मान रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है, कि जेड एक्सिस के अलोंग हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ओवरलैप करने के लिए। तो ये इमेजिन करना है आपको कि जैसे एक हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और एक 2pz है और ये दोनों कौन से एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, जेड एक्सिस के अलोंग। तो हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो तो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जो p ऑर्बिटल होते हैं वो जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डम्बेल शेप के होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल लिया हमने, 2pz। तो जब 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे को z एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो z एक्सिस के अलोंग ही हमारा 2pz ऑर्बिटल होता है। हमने शेप्स जब देखी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो 2pz ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग होता है, 2px ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग होता है और 2py ऑर्बिटल y एक्सिस के अलोंग होता है। तो जब ये z एक्सिस के अलोंग में अप्रोच करेंगे तो z एक्सिस के अलोंग ही हमारा 2pz ऑर्बिटल है, तो 2s हमारा स्फेरिकल है। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग इजीली हो जाएगी, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच कर रहे हैं और z एक्सिस के अलोंग ही हमारा ये 2pz ऑर्बिटल लाई करता है, तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो
ओवरलैप करने के टाइम पे इसका जो साइन है वेव फंक्शन का और इसका जो साइन है ये सेम होने चाहिए। ये जो प्लस दिखाया हमने और ये प्लस दिखाया है ये सेम होगा, तभी ओवरलैप करेंगे। इसका प्लस और इसका माइनस साइड से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। इसके बाद अभी हम और देखते हैं कि यहाँ तो ओवरलैपिंग पॉसिबल हो गई 2s और 2pz के अंदर, लेकिन 2s और 2py के अंदर हम ये देखते हैं क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा z एक्सिस है, वो तो हमने मान ही रखा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है हमारा z एक्सिस है। तो अब एक तो 2s ऑर्बिटल है और एक 2py ऑर्बिटल है। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे z एक्सिस के अलोंग, तो हमें पता है कि 2py ऑर्बिटल इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। और 2s ऑर्बिटल तो हमारा स्फेरिकल है ही। जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इस टाइप से इनकी ओवरलैपिंग होगी कि ये s ऑर्बिटल का कुछ पार्ट इधर इसके ऊपर वाले लोब से ओवरलैप कर रहा है और कुछ पार्ट ये नीचे वाले लोब से। तो ऊपर वाले लोब में इन दोनों का वेव फंक्शन प्लस और प्लस है, तो इधर तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। लेकिन नीचे वाले लोब में इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। लेकिन हमें पता है कि जितनी पॉजिटिव ओवरलैपिंग यहाँ होगी उतनी ही नेगेटिव ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी। तो नेट जो रिजल्टेंट ओवरलैपिंग है इन दोनों के बीच में वो जीरो ओवरलैपिंग होगी। अब जीरो ओवरलैपिंग होगी जब ये ओवरलैप ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्स नहीं होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स की। इसके बाद अभी देख लेते हैं, अगर एक 2s ऑर्बिटल है और एक 2px है, तो 2px वाला जो ऑर्बिटल होता है वो z एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी क्या है z एक्सिस। तो ये 2s तो स्फेरिकल होता है और 2px परपेंडिकुलर है इस z एक्सिस के। तो जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए अप्रोच करेंगे, यहाँ पे भी हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस को ही माना हुआ है, तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितनी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी उतनी ही नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो नेट रिजल्टेंट ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो 2s और 2px की ओवरलैपिंग से अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस, तो इनके कॉम्बिनेशन से भी मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी जो ओरिएंटेशन है वो इम्प्रॉपर है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में ये दोनों ऑर्बिटल लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉपर ओरिएंटेशन का, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है तब अगर उनकी ओवरलैपिंग होगी तभी मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, अदरवाइज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं होंगे। इसके बाद है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो उनकी ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो लार्ज होना चाहिए। अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग थोड़ी सी हो रही है तो थोड़ी ओवरलैपिंग से मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ओवरलैपिंग हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, तो ये भी याद रखना है। और ओवरलैपिंग लार्ज तभी होगी जब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशंस देख ली है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है हमारी तभी जाके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, अदरवाइज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं होंगे। इसके बाद अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स किस टाइप से बनते हैं, क्या क्या उनके टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डिपेंड करता है कि किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ s एंड s एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जब s एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तब क्या कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो देख रहे हैं।
तो अगर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और इनका जो ओवरलैपिंग है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, मतलब इसका जो साइन है वेव फंक्शन का और इसका साइन है ये सेम है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जब ये ओवरलैप करेंगे तो बनेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा है और सिग्मा के ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1s कि ये हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया है। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर हमने ये देखा है कि जब एक एटम का ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे वाले एटम का ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, तो जब ये दोनों 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। न्यूक्लियस के इधर हम देखते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे तो इस न्यूक्लियस के इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है मैक्सिमम, तब वहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ही बनता है, तो इसीलिए ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। इसको हमने शो किया है सिग्मा ब्रैकेट में 1s से, ठीक है। अब अगर दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन इनके वेव फंक्शन का जो साइन है वो अपोजिट साइन है, तो इनका जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वो जीरो ओवरलैपिंग होगी। इसका ये प्लस वाला साइन है और इसका नेगेटिव माइनस वाला, तो ये ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग होगी। और इस टाइप की ओवरलैपिंग से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को यहाँ पे हमने ये सिग्मा स्टार से दिखाया हुआ है, ये सिग्मा स्टार से दिखाया हुआ है। ब्रैकेट में यहाँ हमने 1s लिखा हुआ है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से ये मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि एक न्यूक्लियस ये है हमारा, एक न्यूक्लियस ये है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या है, यहाँ पे 0 है। काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में डिक्रीज हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के बाद, तो वहाँ पे कौन से एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से अपोजिट साइड में है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के इधर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के इधर है और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सेम इसी तरह से 2s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ये ओवरलैप करेंगे तो उसी तरीके से सिग्मा 2s बन जाएगा। अगर ये 2s होते, ये 2s एक एटम का ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे वाले का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते और इनका वेव फंक्शन का साइन सेम होता तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते और इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा 2s से बताते। सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा टाइप की ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई टाइप की ओवरलैपिंग होगी। तो ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता। अगर ये भी हमारा 2s होता और ये 2s होता, इनके वेव फंक्शन के साइन अपोजिट होते तो ये जीरो ओवरलैपिंग होती और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में क्या होनी थी, डिक्रीज होनी है। तो इस टाइप से 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से भी एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है।